पहले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि कैसे कागजी कार्रवाई हो रही थी। दो डिपार्टमेंट बने थे, जिससे एक डिपार्टमेंट कांग्रेस का था, एक मुस्लिम लीग का था, और फिर वो मुस्लिम लीग वाला और कांग्रेस वाला दो डिवाइड होकर पाकिस्तान और इंडिया को रन करने वाली थी। और वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन, इनका रोल भी मैंने आपको बताया। जब वीपी मेनन ने यह तय किया कि हम कागजी कार्रवाई छोड़ के एक बार महाराजाओं से मिलते हैं, क्योंकि फाइनली हमें सारे स्टेट्स को अपने साथ मिलाना ही तो है, तब पहली बार वीपी मेनन मिले महाराजा ऑफ पटियाला से, क्योंकि उस टाइम चांसलर थे महाराजा ऑफ पटियाला चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के। उनसे मिलकर उन्होंने कंप्लेन की कि भाई आप लोग पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हुआ करता था, जो रन करता था पूरे कंट्री को, लेकिन वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जेलस था स्टेट डिपार्टमेंट से, और वो चाहता था कि ज्यादातर स्टेट इंडिया में ना मिले। वो इन्फ्लुएंस कर रहा था रूलर्स और स्टेट्स को। यही चीज वीपी मेनन ने शिकायत करी महाराजा ऑफ पटियाला से, उनकी बातें ज्यादा सुन रहे हो और हमारी बातें कम सुन रहे हो, जबकि वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइनली कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। वीपी मेनन ने ये भी उन्हें वार्न किया, इंडिपेंडेंट स्टेट कोई भी अगर बनना चाहता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। 10 जुलाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल के रेजिडेंस पे एक मीटिंग हुई। महाराजा ऑफ पटियाला, ग्वालियर, बीकानेर, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। बीएल मित्तर थे बड़ौदा से, केएन पन्नीकर थे बीकानेर से, और हरी शर्मा थे पटियाला से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें बताया कि जिस जिस स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने बंदे भेज दिए हैं, उनको इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए टाइम से, ताकि जो भी गवर्नमेंट रूल्स हम बना रहे हैं या फिर लॉज बना रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया के लिए, उनमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। 11 जुलाई अगले ही दिन को एक एजेंडा इशू हुआ। 25 जुलाई की कॉन्फ्रेंस अनाउंस करी गई, जहाँ पे 4 चीजों के बारे में डिस्कशन होना था। एक एक्सेशन ऑफ एवरी स्टेट, 3 पॉइंट्स के बेसिस पे, जो मैंने पहले भी बताया, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, मतलब जब इंडिया एक फॉर्म हो जाएगा, एक ही दिन में आजादी मिल जाएगी, 15 अगस्त 1947 को अनाउंस हो जाएगी, तो सारे देश के जो मसले हैं, इतने सारे जो काम हैं, उनको संभालना इतना आसान नहीं होगा। एक ही दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में कितनी ही चीजें आप संभाल लोगे। तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था कि जैसा जो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। पहले ब्रिटिश क्राउन के अंदर था, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हो जाएगा जब तक कोई नए मॉडिफिकेशंस नहीं होते। तीसरा पॉइंट था एडवाइजरी काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिपार्टमेंट। चौथा पॉइंट था चैनल ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर स्टेट्स। जैसे ही ये पॉलिसी ऑफ एक्सेशन फॉर्म कर ली वीपी मेनन ने, वो उन्होंने फॉरवर्ड कर दी अख्तर हुसैन को, जो पाकिस्तान मिनिस्ट्री में थे, आईसीएस। वीपी मेनन ने बोला कि आप ये देख लो और अब्दुल रब निस्तर को भी दिखा दो, जो मुस्लिम लीग की तरफ से पहले 2 नाम जाने थे, मतलब जो डिपार्टमेंट बनाए गए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस, 2 नाम जाने थे, आप 2 नाम अपने सेक्रेटरी बता दो। उसमें एक तो जिन्ना का नाम था और दूसरा था अब्दुल रब निस्तर का। इधर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल का नाम था। निस्तर ने इसमें कोई कमेंट किया नहीं इस पॉलिसी पे, लेकिन जिन्ना ने कमेंट किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे अपने देश में, हम इंडिपेंडेंस देंगे स्टेट्स को। उन्होंने इंडिया की भी इस पॉलिसी का अपोज ही किया। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी का फेलियर हुआ है, उसका भी रीजन कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होता है। इंडिया ने जहां इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रखा, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स रखे सारे प्रदेश को इंडिया में मिलाने के, और एक ही बॉडी रूल करेगी, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें फेल हो गया। पाकिस्तान एक ही आंख से, एक ही नजर से सारे स्टेट्स को देख ही नहीं पाया। आज भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है काफी सारे स्टेट्स के साथ। बलूचिस्तान को उनके इक्वल राइट्स नहीं मिले, इवन और भी जो स्टेट्स हैं उनको भी इक्वल राइट्स नहीं मिले। पंजाब जो उनका पर्टिकुलर स्टेट है, वहीं के लोग ज्यादा एंजॉय कर पाए फ्रीडम और ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर पाए। अब उसी टाइम पे नवाब और भोपाल का क्लियर स्टैंड था कि वो इंडिया के साथ नहीं मिलने वाले। वो मोटिवेट कर रहे थे बाकी के कुछ स्टेट्स को, उनके रूलर्स को, कि आप भी इंडिया में ना मिलो। इसीलिए 24 जुलाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और मुलाकात करी कुछ डेलीगेशन से। जिन लोगों का इंडिया में मिलना काफी ऑब्वियस था, उनको इंडिया में मिलाया गया। 25 जुलाई का जो कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी गई थी, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दोनों को ही रूलर्स के सामने रखा गया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने बनाया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे था। उसको मॉडिफाई करके वीपी मेनन ने दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बनाया था। 25 जुलाई की कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड माउंटबेटन भी प्रेजेंट थे। उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कोई कागजी पत्र नहीं रखा था, वो टोटली स्पीच एक रैंडम स्पीच थी। उन्होंने कोशिश की कि वहां के रूलर्स को ये समझाया जाए कि आपका इंडिया में मिलना फाइनली ज्यादा आपकी जनता के लिए भी फायदेमंद है और आपके खुद के लिए भी फायदेमंद है, कि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपकी इकोनॉमी, सब इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने में ही सक्सेसफुल हो पाएगी। हालांकि वो अपने वर्ड्स में कोशिश यही करते थे कि वो किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना करें, और टेक्निकली आप इंडिया या पाकिस्तान किसी के साथ भी जुड़ सकते हो। साथ ही ये भी बोला कि जिसको आना है इंडिया के साथ मिलने में, वो 15 अगस्त से पहले आए। वीपी मेनन ने 2 कमेटी बनाई, नेगोशिएटिंग कमेटी। एक कमेटी वो थी जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे रूलर्स और स्टेट्स को नेगोशिएट कर रही थी। दूसरी कमेटी वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को प्रिपेयर कर रही थी और उसके लिए नेगोशिएट कर रही थी रूलर्स के साथ। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक 6 दिन लगातार दिन रात मेहनत काम करा, पूरी सरदर्दी उठाने के बाद एक फाइनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट प्रिपेयर किए गए। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया जो 140 जो बड़ी रियासतें थी, जो बड़े राज्य थे, उनके लिए वो प्रिपेयर किया गया। 300 ऐसी छोटी छोटी रियासतें थी, मोस्टली गुजरात और काठियावाड़ के पार्ट में, जो डायरेक्टली एक बहुत बड़ी स्टेट नहीं थी। वो छोटे छोटे पार्ट ऑफ लैंड थे जिन्हें 1943 अटैचमेंट स्कीम के तहत उनके करस्पॉन्डिंग स्टेट के साथ जोड़ दिया गया था। अब वो भी यही कह रहे थे कि जैसे लैप्स ऑफ पैरामाउंट से अनाउंस होगी तो ये अटैचमेंट स्कीम भी हटा दो
दो और हमारा जो ई स्टेट है या तालुकाज हैं उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिले कि हम अलग हैं। उनके लिए गवर्नमेंट को एक और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रिपेयर करना पड़ा। फिर इनके अलावा कुछ इनके बीच में मिडिल साइज पार्ट ऑफ लैंड भी थे जो तालुकाज से तो बड़े थे लेकिन बहुत बड़े प्रिंसली स्टेट से छोटे थे। 70 के आसपास ऐसे कुछ पार्ट्स ऑफ लैंड थे। इनके लिए एक और अलग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का प्रिपरेशन किया गया, लेकिन तीनों ही केसेस में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तीनों ही सेम थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को बनाते हुए इन तीनों ही कंडीशंस के लिए इस बात का ध्यान रखा गया कि भी ऐसा ना हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो वो पावर्स उनके पास थी उससे ज्यादा पावर्स उनको मिल जाए। इसी के बीच जिक्र करते हैं वीवी मेनन के मीडिया उस टाइम बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था इंडिया का जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कराया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो जूनागढ़ का मैटर हुआ, जब जूनागढ़ ने अनाउंस किया कि भाई हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे और उसके बाद इंडिया को थोड़ा अपनी फोर्सेस यूज करनी पड़ी जूनागढ़ की अकल ठिकाने लाने में, वीपी मेनन बताते हैं कि उस सिचुएशन के बाद मीडिया को अकल आ गई थी और उन्होंने भी फिर ये गलत वर्ड्स, गलत चीजें लिखनी बंद कर दी थी। सर अगर आप स्ट्रेटेजिकली एंड से सोचो तो ऐसा लगेगा कि भाई इंडिया मैनिपुलेट कर रहा था स्टेट्स को अपने साथ मिलने में, लेकिन अगर बिगर पिक्चर पे देखें तो सारे के सारे स्टेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे थे उस टाइम पे। स्टेट्स नहीं कह सकते, उनके रूलर्स, और उनकी सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा नुकसान करा सकती थी। इसलिए स्ट्रेटजीज का होना बहुत ज़रूरी था। एक ऐसा जोग्राफिकल रीजन जो टोटली हिंदू मेजोरिटी है और वो पड़ता भी इंडिया के बीच है, वो गलती से पाकिस्तान के साथ एक्सेशन ऑफ स्टेट्स का साइन कर लेता है तो इंडियन फोर्सेस और पाकिस्तान फोर्सेस के बीच में लड़ाई होंगी। ये छुपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी तेजी से डिक्रीज हुई, उस स्टेट में क्या हाल होता। भले ही वो चीज स्ट्रेटेजिकल थी, मैनिपुलेट की गई, लेकिन अगर वो बिगर पिक्चर में देखी जाए तो इट वाज मॉरली टोटली करेक्ट। 28 जुलाई को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक कलरफुल पार्टी दी क्योंकि वो उनके लास्ट टाइम था और वो जाने वाले थे। अब ये भी एक स्ट्रेटेजिकल पार्ट था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट्स डिपार्टमेंट या सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर किसी भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को बुलाए, रूलर्स को बुलाए, तो वो मना कर सकते थे। जो इंडिया में मिलने में कंफर्टेबल नहीं थे वो आना नहीं चाह रहे थे और वो आते भी नहीं थे उन कॉन्फ्रेंसेस में। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन की रिसेप्शन पार्टी थी, उसमें किसी भी रूलर का मना करना एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस चीज नहीं थी, लेकिन वो पूरा रिसेप्शन एक स्ट्रेटेजिकल रिसेप्शन था। वीपी मेनन ने 2 कमरे तैयार किए हुए थे। जितने भी रूलर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो पहले लॉर्ड माउंटबेटन से एक कमरे में मिले, उस कमरे से निकलने के बाद वहां से वीपी मेनन लेके जाते थे और फिर अगला कमरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और इस तरह से कुछ कन्विंसिंग की जा रही थी वहां पे। ये पूरा रिसेप्शन कुछ इस तरह था जैसे आप पोलिंग बूथ पे देखते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज लास्ट टाइम पे जितने भी वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी वहाँ पे मौजूद थे और वो भी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके कुछ पार्ट्स को पाकिस्तान में मिलाया जाए या फिर इंडिया से तोड़ा जाए। इसी रिसेप्शन में वीपी मेनन और उनकी टीम को ये पता चल चुका था कि महाराजा ऑफ बीकानेर पटियाला, जिनका ऑब्वियस था काफी इंडिया में मिलना, वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे तो वो साइन करने को तैयार थे, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लंबा खींच रहे थे ताकि उन्हें और टाइम मिल सके सोचने का, समझने का। कहीं ऐसा ना हो कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके गलती कर दें। इसीलिए बीकानेर हाउस में 1 अगस्त को एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये अनाउंस किया गया कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन आप पहले नहीं करोगे, पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करोगे, और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं कर रहा है उसका साइन हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे लेंगे भी नहीं। इससे जो वो ऑब्वियस स्टेट्स थे जिनका इंडिया के साथ मिलना तय था वो कन्विंस हो गए, क्योंकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे अगर साइन नहीं होता है तो फिर इंडिया इंटरफियर भी कर सकता है। अगर स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन नहीं है तो फिर इंडिया इंटरफियर कर सकता है, इंडियन आर्मी भेज सकता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है ट्रेवनकोर की। बात है 1908-1909 की, जब एक जर्मन केमिस्ट को ट्रेवनकोर के बीचेस पे एक एलिमेंट मिला, थोरियम। ये एलिमेंट यूज होता था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में, और वर्ल्ड वॉर 2 ताजा हुआ था और वहां पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था यूएसए द्वारा। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी कि भाई किसी के पास न्यूक्लियर रिएक्शंस का, ये चेन रिएक्शंस का मटेरियल पड़ा हुआ है। ट्रेवनकोर ने 18 जून को ये अनाउंस कर दिया था कि वो इंडिया के साथ नहीं मिलने वाले हैं, वो टोटली इंडिपेंडेंट रहेंगे। और उनको इस बात का आभास था कि भाई अगर हम इंडिया के साथ नहीं मिलने वाले हैं तो हो सकता है कि इंडिया हम पे सैंक्शंस थोपे, इकोनॉमिक सैंक्शंस। इसलिए उन्होंने एक चैनल भी शुरू कर दिया जिन्ना के साथ। 2 दिन बाद ही अनाउंस करने के बाद 20 जून को जिन्ना का फोन आया अय्यर के पास कि भाई हम रेडी हैं किसी भी तरीके के एग्रीमेंट्स को एस्टैब्लिश करने में जिसमें पाकिस्तान और ट्रेवनकोर दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट। जिन्ना भी यही चाहते थे कि इंडिया के साथ ट्रेवनकोर को अगर हम तोड़ सकते हैं तो कोशिश की जाए और ट्रेवनकोर को इंडिया के साथ ना मिलने दिया जाए। और सीपी रामास्वामी ने वो ट्रीटी साइन भी कर ली। सीपी रामास्वामी ही वो इंसान थे जिन्होंने माउंटबेटन को काफी ऐसी गांधी जी के बारे में और नेहरू के बारे में काफी उल्टी कमेंट्स, जो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ऐसी बातें बोली हैं। जिनमें से एक थी कि गांधी इज नथिंग बट अ सेक्स मैनियक हु कैन नॉट कीप हिज हैंड्स ऑफ
यंग प्रेटी गर्ल्स। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी काफी सारी ऐसे टिप्पणी की थी कि ही इज अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन। सीपी रामास्वामी कम्युनिस्ट यूनियन होता है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा खुल के बोलते थे। उन्होंने ये बोला कि इंडियन गवर्नमेंट जो सोवियत यूनियन के साथ मिलकर बात कर रही है, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती है, जो कम्युनिस्ट है उनके साथ हमारा मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंडिया में फिर रशियन एम्बेसीज भी होंगी, रशियन के लोग होंगे, ऐसे लोगों के साथ हम रह ही नहीं सकते जो कम्युनिस्ट है। सीपी रामास्वामी के खुद के ये वर्ड्स थे कि ट्रेवनकोर पे किसी का कोई लेन देन नहीं है। जो ट्रेवनकोर में थोरियम मिला है, जो मोनाजाइट सेंट है, उसमें ब्रिटिश क्राउन या किसी का भी कोई हक नहीं है। और एक हिस्टोरियन गुहा के हिसाब से उन्होंने सीक्रेटिवली ब्रिटिश कंपनी के साथ एक डील भी की, आप हमारा आके थोरियम एक्सट्रैक्ट करोगे, जो भी वो डील रही होगी। और उन्होंने यूएस एम्बेसी को भी इन्वाइट किया कि आप आके हमारा मोनाजाइट सेंट चेक कर सकते हो कि हमारे पास इतना थोरियम है, आप एक सर्वे कर सकते हो ताकि आपकी तरफ से भी एक पैसे की बिडिंग आए। नेहरू को जब ये पता लगा तो नेहरू बहुत गुस्से में थे और ब्रिटिशर्स को भी ये बुरा लगा कि भाई यूएस एम्बेसी को अनाउंस कर रहे हो आप। आज तो ब्रिटिश क्राउन का था उस टाइम पे, वहां पे खत्म तो नहीं हुआ था। जब नेहरू को ये बात पता लगी तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर आप प्यार से नहीं संभले तो हम फिर अपनी एयर स्ट्राइक्स भी करेंगे ट्रेवनकोर को कंट्रोल में लाने के लिए। कहते हैं कि थ्रेट काम कर गया और ट्रेवनकोर ने साइन भी कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। बात है अक्टूबर 1946, कुछ महीने पहले की। सीपी रामास्वामी चाहते थे कि भाई पावर सेंट्रलाइज हो जाए, एक ही यूनिट के हाथ में रहे। और उस चीज का काफी सारे वर्कर्स ने, फिश वर्कर्स ने, फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने काफी अपोज किया था और पूरा एक यूनियन टाइप बन गया था सामने वालों का। और उनको दबाने के लिए सीपी रामास्वामी ने जितनी फोर्स हो सकती थी, मतलब मारा, लोगों को दबाने के लिए जो किया जा सकता था वो किया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को लेकर बड़े ही गुस्से में थे और वर्कर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कम्युनिस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो कांग्रेस के लोग थे ट्रेवनकोर के अंदर वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको दबाने के लिए बहुत ही गंदे तरीके का टेरर वहां पे सीपी रामास्वामी ने अनाउंस कर दिया और इम्प्लीमेंट भी कर दिया और एग्जीक्यूट भी हुआ। काफी ज्यादा गिनती में लोग मरे। इसके रिप्लाई में जो वर्कर्स थे वो भी वायलेंट होना शुरू हो गए। उन्होंने भाले बना लिए, मतलब लकड़ी के भाले बना लिए और पुलिस जो स्टेशंस थे जो ट्रेवनकोर के अंदर आते थे उन्हें अटैक करना शुरू कर दिया। उसके अगेंस्ट फिर काउंटर अटैक हुए। सीपी रामास्वामी ने फिर काउंटर अटैक्स किए और वो उससे भी ज्यादा ब्रूटल थे। अप्रॉक्सीमेटली 1000-2000 बंदे वहां पे मर गए। ये जो पूरा मसला हुआ, वहां से एक इंसान KCS मानी, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि उस टाइम के जो दीवान है सीपी रामास्वामी के, वो खुद मारेंगे। सीपी रामास्वामी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन, इन सबसे मिल के आए थे। उसी के कुछ टाइम बाद उन पर KCS मानी ने गंदा वाला अटैक किया। सीपी रामास्वामी के काफी ज्यादा जख्म हुए, उनकी जान बस बची गई। 2 दिन बाद जब वो थोड़े ठीक हुए फिर उन्होंने एक लेटर लिखा किंग ऑफ ट्रेवनकोर को। उस लेटर में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम इंडिया के साथ मिले या फिर इंडिपेंडेंट रहे। और अगर हम इंडिया के साथ नहीं मिलते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रायट्स और खून खराबा होगा। कांग्रेस के जो अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको मारा जाएगा, उनको मारना पड़ेगा। और जो अंदर वर्कर्स हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो भी रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने जो राजा को लेटर लिखा उसमें क्लियरली मेंशन किया कि मेरे को मारने की कोशिश की गई और हो सकता है फ्यूचर में भी मारने की कोशिश की जाए, और हो सकता है आपके भी लव्ड वंस या डियर वंस हैं उनको भी मारने की कोशिश की जाए। लेकिन इस बात से मेरा माइंड चेंज नहीं होता है। मैं अभी भी ट्रेवनकोर के इंडिपेंडेंस के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। इस लेटर के बाद बीच में क्या हुआ उसकी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन 30 जुलाई, 2 दिन बाद, 28 जुलाई के बाद ट्रेवनकोर के महाराजा ने एक टेलीग्राफ सेंड किया और उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भेजा हुआ था। वहां के महाराजा को यह समझ आ गया होगा पूरे ट्रेवनकोर में जिस इंसान से सभी लोग डरते हैं, अगर उस पे अटैक होता है तो फिर किसी पे भी अटैक हो सकता है। तो ये जो सपना है इंडिपेंडेंट ट्रेवनकोर का, ये पॉसिबल नहीं है। और उस दिन से वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। यहाँ अपना चैप्टर 2 एंड होता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 में, और मैं चाहूंगा कि आप गेस करके बताओ कि चैप्टर 3 में हम किस स्टेट के इंडिया में जुड़ने की कहानी पर बात करेंगे।